हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जैसा आप जानते हैं, एलटी ग्रेड के लिए एमसीक्यूज वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने। उसकी एक क्लास 7th है आज। पिछले क्लास 6 में पोइट्री स्टार्ट हुई थी। हम पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं और 45 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 46th क्वेश्चन से। ठीक है। 31 जनवरी से नया बैच बन रहा है एलटी ग्रेड का। रात को 10 से 11 फिक्शन स्टार्ट होगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर करा दें। ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं कैसे लगे। ठीक, चलते स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46 है, शैली प्रेज टू द वेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम एज। शैली वेस्ट विंड से इस पोयम के अंदर प्रे करते हैं कि उसे ऊपर उठाया जाए। किसकी तरह? तो 3 चीजों से तुलना करते हैं, वो 3 चीजों से कंपैरिजन करते हैं। आंसर है इसका डी। अ वेव, एक वेव की तरह ऊपर उठाएं। अ लीफ, एक पत्ती की तरह ऊपर उठाए वेस्ट विंड उन्हें, या एक क्लाउड, एक बादल की तरह उन्हें ऊपर उठाए। तो आंसर होगा इसका डी। शैली प्रेज टू द वेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। अलग अलग पैराज में है, एक साथ नहीं है ये लाइन, कभी आप इसे एक ही लाइन समझे पोयम की। ठीक है। 47 पर चलते हैं। In his boyhood boyhood days, Shelley would try to. आंसर है इसका ए। आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड। भाई, अपने लड़कपन के दिनों में शैली क्या कोशिश करते थे? वो वेस्ट विंड को भाई हराने की कोशिश करते थे, उससे तेज भागने की कोशिश करते थे, आउटस्ट्रिप करने की कोशिश करते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्काई ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है ई वाई की। 48 पर चलते हैं। व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ वेस्ट विंड इन लाइन 10? तो पहले तो एंटीसीडेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल ठीक पहले लिखा हो कोई वर्ड। ठीक है। जैसे एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एंटीसीडेंट के रूप में। रिच मैन, तो मैन की जो विशेषता है वो है रिच, तो रिच उसका एंटीसीडेंट हुआ। ठीक है, मैन का, इस तरह से। तो लाइन नंबर 10 में वेस्ट विंड का एक एंटीसीडेंट इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या है? तो आंसर है इसका बी, स्प्रिंग। ठीक है। सो जब आप 10 लाइन नंबर 10 देखेंगे तो वहां कोई स्प्रिंग वर्ड नहीं आएगा। लाइन नंबर 9 में स्प्रिंग वर्ड आ रहा है। तो अगर मैं जो लाइन 9 है वो आपको पढ़कर सुनाऊं तो ये है कि कुछ इस तरह से है कि दाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो। ठीक है। तो एंटीसीडेंट वेस्ट विंड का क्या है कि उससे पहले स्प्रिंग आएगी। तो यहां पर एंटीसीडेंट का मतलब क्या है कि जब वेस्ट विंड चलेंगी तो उससे पहले स्प्रिंग आ रही होगी, बसंत ऋतु आ रही होगी। तो बी इसका आंसर है। इस तरह से इसको समझना है क्वेश्चन को आपको। आगे बढ़ते हैं, 49 पर चलते हैं। द फ्रेज एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड फंक्शंस प्राइमरीली एज। भाई, आंसर है इसका बी, एस्टैब्लिशिंग द प्रेजेंस ऑफ अ स्टोन। अब क्वेश्चन समझो क्या है। एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है पोयम के अंदर, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? ठीक, तो यहां एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग जो फ्रेज पीबी शैली ने इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है जो तूफान है उसकी उपस्थिति को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये लाइन ये दर्शा रही है कि तूफान है, स्टॉर्म है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो इसका मतलब तूफान आ रहा है। तो 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 50 पर चलते हैं। द एटीट्यूड ऑफ द थर्ड सेक्शन ऑफ द पोयम ऑट टू द वेस्ट विंड इज प्राइमरीली। जो तीसरा सेक्शन है इस कविता का, उसका जो एटीट्यूड है वो प्राथमिक रूप से कैसा है? आंसर है इसका ए, ऑप्टिमिस्टिक एंड काम। जी हाँ, जब आप इसके शुरुआती 2 सेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो टीचर, अगर आप टीचर से पढ़ें तो टीचर ने आपको पढ़ाई होगा ये पोयम। तो शुरुआती 2 जो सेक्शन है इसके, वो थोड़े से पैसिमिस्टिक हैं,
उसमें वो उदास है, होपलेस है, ठीक। लेकिन जो इसका थर्ड सेक्शन आता है भाई, उस थर्ड सेक्शन में जो ये पोयम है थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है, ठीक है, और थोड़ी सी काम हो जाती है। थर्ड सेक्शन जो है वो इस लाइन से शुरू होता है कि दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स। ये वो लाइन है जहाँ से थर्ड सेक्शन स्टार्ट माना जाता है इस पोयम का, और वहाँ से कवि जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और काम हो जाता है, अदरवाइज बहुत होपलेस नज़र आता है शुरुआती दो सेक्शंस के अंदर, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल कितने सेक्शन है भाई पोयम के, तो टोटल 5 सेक्शंस में बटी हुई है ये पोयम, ठीक है। 51. The speaker's reference to boyhood serves primarily to। हमारा जो स्पीकर है वो अपने लड़कपन का जिक्र करता है। ये जिक्र प्राथमिक रूप से किसके संदर्भ में हो रहा होता है? आंसर है इसका डी, रिवील द स्पीकर्स लॉन्ग लास्टिंग नीड ऑफ द विंड। लड़कपन का जो जिक्र करते हैं पीबी शैली, वो इस बात को रिवील करने के लिए करते हैं कि स्पीकर जो है, ठीक है, उसको बहुत पहले से जरूरत है हवा की, वेस्ट विंड की, ठीक। तो डी इसका आंसर होगा। 52. In line 66, the use of hearth instead of fire accomplishes what? लाइन 66 में हर्थ का इस्तेमाल करते हैं पीबी शैली बावजूद फायर के। तो ऐसा करके क्या पाया कवि ने? पीबी शैली आखिर क्या करना चाहते थे जब वो हर्थ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं फायर के बजाय, ठीक है। तो पहले तो मैं लाइन आपके लिए पढ़ूंगा वो। सो लाइन जो 66 है वो कुछ इस तरह से है, स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ। आगे 67 भी है कि एशेस एंड स्पार्क्स माय वर्ड्स अमंग मैनकाइंड। तो यहां वो हर्थ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, जो बुझी नहीं है ऐसी आग। वो फायर शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते थे। उन्होंने हर्थ जैसे एक अनकन्वेंशनल वर्ड का यूज क्यों किया पीबी शैली ने? तो आंसर है कि portraying the speaker's thoughts as the origin and catalyst of action। डी इसका आंसर। सो ऑब्वियसली portraying कोई वर्ड नहीं होता, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, पोर्ट्रेइंग है वो। तो यहां वो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे स्पीकर के विचार को, ठीक है, कि स्पीकर के जो विचार हैं वो ओरिजिन है, ठीक है, वो मूल है, ठीक है, कैटलिस्ट ऑफ एक्शंस के, ठीक है, जो उसके जो एक्शंस हैं वो कैटलिस्टिक हैं, ठीक है, वो तबाही से भरे हुए हैं और उनका जो मूल है वो तबाही से भरा हुआ है, ठीक। बस उसी चीज को वो दर्शाने के लिए यहाँ एक थोड़ा सा डेंजरस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। 53. व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम? इस कविता का मेन पॉइंट क्या है, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? आंसर है ए, दैट द सबलाइम हैज मोर मीनिंग देन थॉट। ये बात आपको याद रखनी है, ये एक थीमेटिक क्वेश्चन है इसका, ठीक, कि विचार से ज्यादा मीनिंग सबलाइन में होता है, ठीक है, बात क्लियर है? तो सबलाइन तो जानते हैं आप, अति श्रेष्ठ, सबसे बेहतर, ठीक है, तो उसे सबलाइन बोलते हैं। 54. व्हेन डिड शैली डाई? पीबी शैली की डेथ कब हुई थी? आंसर है सी, 1822, 1822 में इनकी डेथ हुई। 55, 84, 54, 55 देखिए, शैली वॉज द स्टूडेंट ऑफ वॉट स्कूल इन विच ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम, ठीक है। शैली एक स्कूल में विद्यार्थी थे और वहां से इन्हें निकाल भी दिया गया था उस स्कूल से। आंसर है इसका सी, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल्ड किए गए थे पीबी शैली, ठीक है, तो सी इसका आंसर है। एक्सपेल हो जाने का रीजन बड़ा प्यारा है भाई, ठीक है, तो एकदम हीरोइक रीजन है हमारे लिए। तो दिन था 25 मार्च 1821, ठीक है, तो 200 साल से ज्यादा हो गए अराउंड इस बात को। 18 साल के थे उस वक्त पीबी शैली, और एक पैम्फलेट छपा यूनिवर्सिटी में, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, नास्तिकता की जरूरत। और उन्होंने उस पैम्फलेट में लिखा कि नास्तिकता क्यों जरूरी है। ऑब्वियसली रिलीजन के खिलाफ था, रिलीजियस लोगों को पसंद नहीं आया, हंगामा हुआ, इन्होंने कहा मैंने नहीं लिखा है,
इन्होंने मना किया ना, रिफ्यूज़ किया कि ये मेरी ऑथरशिप में नहीं लिखा गया, इनको एक्सपेल कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड सी इसका आंसर है। 56 शैलीज वाइफ इज बेस्ट नोन फॉर विच वर्क। पीबी शैली की वाइफ, ठीक है, वो अपने एक रचना के लिए फेमस है। आंसर है ए, फ्रैंकेनस्टाइन। ठीक है, तो ये इनकी रचना है पीबी शैली की वाइफ की, तो आपको ये याद रखनी है। 57 व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्काईलार्क। अब एक पोयम है आपके कोर्स में स्काईलार्क, ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या होती है, वो छोटा सा पक्षी है, तो आंसर इसका डी 18 सेंटीमीटर का होता है स्काईलार्क पक्षी। आगे बढ़ते हैं। 58 हाउ लॉन्ग कैन अ स्काईलार्क रफली लिव। ये जो स्काईलार्क पक्षी है ये रफली कितने सालों तक जी सकता है, तो इसकी जो उम्र है वो ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक की होती है। 59 व्हाट डज द स्पीकर अपीयर टू एनवी ओवर द स्काईलार्क। भाई इसको जब आप पढ़ेंगे स्काईलार्क पोयम को, पीबी शैली की है भाई ये पोयम भी आपके कोर्स में है, तो इसमें जो स्पीकर है पोयम का, ऐसा लगता है कि उसे जेलसी है, एनवी है, ईर्ष्या है स्काईलार्क पक्षी से किसी बात को लेकर। किस बात को लेकर वो जल रहा है इस पक्षी से स्पीकर। आंसर है डी, द फ्रीडम द बर्ड हैज। वो आजादी जो उसे लग रहा है उस पक्षी के पास है, आसमान में जो उड़ा चला जा रहा है, उस आजादी से स्पीकर को जेलसी हो रही है। ठीक है। 60 ड्यूरिंग द पोयम शैली begins using what literary device for 5 straight stanzas। भैया पोयम शुरू होती है और लगातार 5 स्टांजास तक एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल पीबी शैली इस पोयम में करते हैं, और वो है मेटाफर। जी हाँ, पांचों पांचों स्टांजास में आपको मेटाफर मिलेगा। ठीक है। 61 व्हाट इज द स्पीकर्स रिक्वेस्ट टू द स्काईलार्क इन द लास्ट स्टांजा। आखिरी स्टांजा में स्पीकर क्या रिक्वेस्ट करता है स्काईलार्क से। आंसर है बी, टू बी टॉट, कि उसे पढ़ाया जाए, उसे सिखाया जाए। ठीक है, तो वो कहता कि मुझे सिखाओ, क्या सिखाओ पता लग जाएगा। 62 हाउ डज द स्पीकर कंपेयर द स्काईलार्क टू अ हाई बॉर्न मेडन। स्पीकर स्काईलार्क की तुलना एक उच्च कुल में जन्मी कुंवारी कन्या से करते हैं, मेडन से करते हैं। क्यों करते हैं, क्या इसका मकसद है कंपैरिजन का, कैसे करते हैं। आंसर है सी, द मेडन गिव्स हर हार्ट एज अ स्काईलार्क सिंग्स विद इट्स हार्ट। मेडन अपना दिल देती है और स्काईलार्क अपने दिल से गाती है। ठीक है, तो इसलिए ये तुलना करते हैं हाईबॉर्न मेडन की स्काईलार्क से। 63 पर चलते हैं। बिसाइड्स टू अ स्काईलार्क विच इज अनदर ग्राल्थ फेमस पोयम फ्रॉम द 19th सेंचुरी। तो ऑब्वियसली समझ गए होंगे ग्राल्थ फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, तो शुरुआती पोस्टर्स में टाइपिंग मिस्टेक की हुई है भाई हमारे टाइपिस्ट ने। खैर अब नहीं हो रही है, जो नए वो पोस्टर बना रहा है, तो कोई नहीं, हम हैं। ठीक है, इसी वजह से तो यहाँ ग्रेट है भाई ये। स्काईलार्क के अलावा एक और 19th सेंचुरी पोयम है जो बहुत फेमस है, और वो भी पक्षी के आसपास है वो पोयम। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि पक्षी का ही नाम आ रहा है, ऑट टू अ नाइटिंगेल, द रेवन, द क्रो, द सॉन्ग ऑफ द क्रेन्स। ठीक है, क्रेन्स हंस को बोलते हैं, तो सभी के अंदर पक्षी का जिक्र है। तो एक पोयम और है 19th सेंचुरी की जो बहुत फेमस है, तो आंसर है ऑट टू अ नाइटिंगेल, और जॉन कीट्स की ये पोयम है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 शैली रोट विद व्हाट आर्टिस्टिक ड्राइव। शैली किस आर्टिस्टिक ड्राइव से लिखा करते थे, यानी कलात्मक रूप से ऐसी क्या चीज थी जो शैली को आगे बढ़ाती थी कि लिख ले, है ना। तो हर कलाकार, हर कवि को लिखने के लिए कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस हैं कि शैली अपने इम्पल्स से लिखते थे, आवेग से लिखते थे, डीप थॉट, गहरे विचार से लिखते थे, ये उनके जो गहरे विचार थे ये मजबूर करते थे उन्हें कि लिख भाई, उनका लाइफ एक्सपीरियंस मजबूर करता था, उनका जो प्यार था लिटरेचर के लिए वो मजबूर करता था। आंसर इसका ए है इम्पल्स, वो आवेग से लिखते थे, कुछ आया, कुछ महसूस हुआ, लिख दिया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कवि जो है वो इम्पल्स से ही लिखता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 65 पर चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ माई लास्ट डचेज? माई लास्ट डचेज पोएम का ऑथर कौन है, किसने लिखी है? आंसर है डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। आपके कोर्स में है माई लास्ट डचेज, और कमाल की ये पोएम है। 66 पर चलते हैं। हु इज द प्रिज्यूम्ड स्पीकर ऑफ माई लास्ट डचेज? ऐसा माना जाता है कि माई लास्ट डचेस के जो स्पीकर हैं वो ये आदमी हैं। ठीक है, आंसर है इसका बी, अल्फोंसो 11th स्टेट, ड्यूक ऑफ फेरेरा। तो ड्यूक ऑफ फेरेरा को माना जाता है कि ये उन्हीं की जिंदगी पर आधारित एक पोयम है, और स्पीकर जो है, जो ड्यूक है, जो अपनी मरी हुई लास्ट डचेस के बारे में बता रहा है, वो दरअसल यही है, ड्यूक ऑफ फेरेरा। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा। 67. What is the object of Duke's discussion at the beginning of the poem? पोयम की शुरुआत में ड्यूक डिस्कस कर रहा है अपने एक पोजीशन के बारे में, कि उसके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है। तो किस ऑब्जेक्ट के बारे में वहां पर डिस्कशन चल रहा है? आंसर है इसका डी, पेंटिंग ऑफ द डचेस। जी हाँ, पोयम की शुरुआत में पर्दा हटता है और एक बड़ी, ठीक है, लाइफ साइज पोर्ट्रेट होता है डचेस का, पेंटिंग होती है दीवार पर लगी हुई, उसका डिस्कशन हो रहा होता है। तो डी इसका आंसर है। 68. हाउ ओल्ड डज द ड्यूक से हिज नेम इज? ड्यूक पोयम के बीच में वो कहता है कि भाई हम, मतलब ब्रैगिंग करता है कि हमारे खानदान का नाम इतना पुराना है। आंसर है इसका ए, 900 साल। वो कहता है कि मैंने 900 साल पुराना नाम अपनी बीवी को दिया, उसे डचेस बनाया। ठीक है, तो वो ब्रैगिंग करता है अपने नाम की, अपने खानदान की। तब हमें पता लगता है कि उसके खानदान, उसका जो नाम है ड्यूक ऑफ फेरारा, वो इसके परिवार के पास ये पद 900 सालों से है। 69. What is the current object of the Duke's desire as he sees it? अब एक ऑब्जेक्ट और है, करंट ऑब्जेक्ट है ड्यूक की डिजायर का। ठीक है, जैसा लगता है हमें कि उसे अब ये भी चाहिए। आंसर है उसका डी, द काउंट्स डॉटर। ठीक है, एक काउंट है जो अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता है ड्यूक ऑफ फेरारा से, द स्पीकर से, और ऐसा लगता है कि वो उसे चाहता है। ठीक है, जब आप पोयम को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। वो पोयम्स में कहता है कि भाई मुझे दहेज में क्या क्या चाहिए, इस मुद्दे पर एक बातचीत होती है पोयम के अंदर। तो हमें पता लगता है उन लाइन से कि भाई ये शादी करने वाला है एक और यहाँ जो ऑब्जेक्ट वर्ड आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं कि हमने लिखा है। ठीक है, नहीं, क्योंकि ये औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है स्पीकर। ठीक है, इस पोयम के अंदर जैसे अपनी लास्ट डचेस को करता है, वो इस तरह से ट्रीट करता है अपनी बीवी को जैसे कि वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। ठीक है। 70. What was the sculpture of Neptune in the poem? ठीक है, जो स्कल्पचर ऑफ नेपच्यून है पोयम के अंदर, वो क्या था? आंसर है इसका सी, क्लॉज ऑफ इंसब्रक। सो पोयम के अंदर एक शख्स को एक एडजेक्टिव दिया गया है, स्कल्पचर ऑफ नेपच्यून। ये कहा गया है क्लॉज ऑफ इंसब्रक को। अब ये क्लॉज की स्पेलिंग गलत है, ई वाला ई नहीं आएगा लास्ट में, CLAUS, जो नाम वाला क्लॉज होता है। ठीक है, सेंटा क्लॉज वो वाला क्लॉज है। ठीक है, तो क्लॉज ऑफ इंसब्रक के लिए इस्तेमाल हुआ है। इंसब्रक एक जगह का नाम है, वहां पर एक शख्स है, कोई, जैसे हम कहते हैं ना, ये मान लीजिए मैं जुबैर हूँ और 2-3 जुबैर हैं आपके आसपास, तो मुझे आप क्या बोलेंगे? जुबैर ऑफ मेरठ। तो क्लॉज ऑफ इंसब्रक। तो यहाँ पर जो काउंट है जिसकी बेटी से शादी करने वाला है हमारा जो ड्यूक है, तो उसने अपने कोरियर भेजा है, उसने अपना एक बंदा भेजा है उसके लाव लश्कर का। तो वो उसी को एड्रेस कर रहे हैं स्पीकर, उसी से बातचीत कर रहे हैं। तो उसी को कहा गया है स्कल्पचर ऑफ नेपच्यून इस पोयम के अंदर, क्लॉस ऑफ इंसब्रक को। इसका नाम निकोलस मैड्रज है, शायद संभवतः ऐसा माना जाता है कि इसका नाम निकोलस मैड्रज है। ठीक है, तो दो शख्स हैं यहाँ पर जो इस पोयम के अंदर जो बिल्कुल ही फिक्शनल है। एक तो जो पेंटर है फ्रा पेंडोल्फ, और दूसरा ये क्लॉज ऑफ इंसब्रक। ठीक है। 71. What does the Duke say that he will never do? पोयम में एक जगह जो हमारा ड्यूक है वो ये कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा कभी दोबारा, नफरत नहीं करेगा, डरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, स्टूप नहीं होगा।
तो डी इसका आंसर है स्टूप। अब यहाँ पर गिरने का मतलब वैसे वाला गिरना नहीं हो सकता, तो फाल बोलेंगे, यहाँ पे स्टूप कहते हैं अबे तुम तो बड़ी गिरी हुई हरकत कर रहे हो, वो वाला गिरना है ये। वो कह ना कि मैं अपनी बीवी की तरह इतना नहीं गिरूंगा। वो शिकायत करता है लास्ट टचेस की अपनी बीवी की कि वो क्लास का ध्यान नहीं रखती थी, किसी के साथ भी फ्रैंक हो जाती थी। ठीक है, तो वो उस मामले में कंपैरिजन करते वक्त ये कहता है। 72 व्हाट डज द ड्यूक से वॉज वन ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ द टचेस। तो ड्यूक कुछ फॉल्ट्स गिनाता है डचेस के। ठीक है, आपको बताना है कि वो इनमें से कौन सा है। कि डचेस उससे नफरत करती थी, वो ज़्यादा मुस्कुराती थी, वो कभी इम्प्रेस नहीं होती थी, या वो एक स्नोब थी। तो आंसर इसका बी है कि वो मुस्कुराती ज़्यादा थी। तो ये थोड़ा सा साइको टाइप दिखाया है इसमें, और वो कहता है कि ये मुस्कुराती बहुत है, बहुत थी क्योंकि मर गई है वो। ठीक है। 73 व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम माई लास्ट टचेस। माई लास्ट टचेस पोएम की राइम स्कीम कैसी है। तो राइम स्कीम है इसकी एनजैम्ड राइमिंग कॉपलेट्स। ठीक है, तो राइमिंग कॉपलेट्स हैं, दोहे हैं, और वो एनजैम्ड हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि सेंटेंस जो है वो एक एक लाइन में खत्म नहीं हो रहा, सेंटेंस लाइंस के बीच में खत्म हो रहा है। ठीक है, अगली लाइन में भी कंटिन्यू हो रहा है सेंटेंस, उसे एनजैममेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। 74 पर चलते हैं। What टाइप ऑफ पोएम इज माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस जो है वो किस तरह की कविता है। ये एक हाइकू है, फ्री फॉर्म है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेड है। तो आंसर इसका सी है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 75 पर चलते हैं। What happened to the Duke's last touches? ड्यूक की जो लास्ट टचेस है उसको क्या हुआ था। आंसर है इसका डी। ही गेव कमांड्स एंड हिज स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। उसने कमांड करी और उसकी मुस्कुराहट हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। ठीक है, ऑब्वियसली उसने मर्डर किया। अब आप कहेंगे सर ये तो ए भी है, ही मर्डर्ड द डचेस। तो एक तो उसने खुद कत्ल नहीं किया, उसने कत्ल करवाया, कमांड दी, क्योंकि ये पोयम की लाइन से पता लगता है हमें। तो चार ऑप्शंस पढ़कर जल्दबाजी में नहीं कि बस पहला हाँ मर्डर करा। ठीक है, ए आंसर है ना। तो ही गेव कमांड्स एंड हर स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, ये वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए हैं पोयम के अंदर स्पीकर ने। 76 वेयर इज द ड्यूक एंड हिज कंपेनियन। ड्यूक और उसका जो साथी वहां खड़ा है वो कहाँ पर है। ऑन द ग्रांड स्टेयरकेस, वो एक बहुत बड़े स्टेयरकेस जीने पर खड़े हैं। इमेजिन करो जीना है एक ऐसा, महल के बीचों बीच एक जीना है, ऊपर चढ़ रहा है, आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है। वो सलमान खान की मूवी जो है जहाँ से वो गिरती है, ठीक है, उसकी भाभी, वही वाला जीना है बिल्कुल। बस उस जीने के बिल्कुल सामने एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है लास्ट डचेस का। ठीक है, ये सेटिंग है वहां की। 77 पर चलते हैं। द फाइनल सेंटेंस ऑफ द पोएम एम्फेसाइजेज व्हाट एटीट्यूड फ्रॉम द स्पीकर। जो आखिरी सेंटेंस है इस पोएम का, वो स्पीकर के किस एटीट्यूड के ऊपर जोर डालता है। ठीक है, जो फाइनल सेंटेंस है पोएम का वो एम्फेसाइज करता है क्या एटीट्यूड स्पीकर के। सो यहाँ ऑप्शंस गलत हैं भाई, ये कपलेट ब्लैंक वर्स बैलेड, तो ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं बनते। हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा, मैं आपको लाइन सुनाता हूँ पहले, वो आखिरी की जो कुछ लाइन्स हैं कि नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स thought a rarity which clouds of inns cast in bronze for me। ये लाइनें दर्शाती हैं उसके डोमिनियरिंग नेचर को। ठीक है, वो टेमिंग वर्ड देख रहे हैं, टेमिंग वर्ड आता है पालना, किसी को कब्जे में कर लेना अपने। ठीक है, तो ये अपना डोमिनियरिंग नेचर दर्शाता है अपने लास्ट के कुछ लाइंस के अंदर। ठीक है, और ये है ही डोमिनियरिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 78 पर चलते हैं। In the poem My Last Touches by Browning, the speaker addresses his monologue to। पोयम माई लास्ट टचेस में ब्राउनिंग जो ब्राउनिंग की पोयम है, इसमें जो स्पीकर है वो अपना मोनोलॉग किसको एड्रेस करता है। सी है द मैसेंजर ऑफ द काउंट, काउंट की तरफ से जो मैसेंजर आया हुआ है, क्लाउज जिसका नाम है। ठीक है, उसको ये भाई एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और 79th जो क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में थर्सडे को डिस्कस करेंगे। आगे के मिलते हैं आप लोगों से। नया बैच बन रहा है 31 जनवरी को LT ग्रेड का, रात को 10 से 11। ठीक है, फिक्शन स्टार्ट होगा
तो ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। और सिर्फ 20 ही स्टूडेंट्स को ज्वाइन करेंगे उस बैच में हम सिर्फ, तो ज्वाइन करें अगर करना है तो। इसके अलावा वो सवाल कि बार बार पूछ रहे हैं आप लोग कब आएगा एलटी ग्रेड, मुझे नहीं पता कब आएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना तैयारी करने में जब हमें पता ही नहीं कब आएगा, तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एलटी का एग्ज़ाम है ये वैसे भी उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करते हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड में नोटिफिकेशन के बाद आपको टाइम नहीं मिलता। तो अगर आपका मन नहीं ठुक रहा है तो आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन आपको एलटी ग्रेड देना ही है तो तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि ये बात तो तय है कि आएगा, कब आएगा नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा भाई टाइम नहीं मिलेगा। 1.5 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीना मिलेगा, और एलटी का सिलेबस 2.5 महीनों में नहीं पढ़ाया जा सकता, ना ही पढ़ा जा सकता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें इंस्टा पे फॉलो कर लें, ठीक है। बातचीत करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, बाकी सारे काम आपको पता है क्या क्या करने होते हैं। टाटा।